तमाम देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन, आइए चलते हैं कहानी की तरफ। हसन एक गरीब फॉरेस्ट अफसर था। सरकार ने उसको जंगल में एक घर दे रखा था। उसका घर इस जगह से बहुत दूर था, तब ही काम के सिलसिले में इसको ज़्यादातर यहीं रहना पड़ता था, जिस वजह से वो अपनी बीवी रिदा और बच्चे के लिए उदास सा हो जाता था। शादी से पहले अलग बात थी, मगर जब से उसकी शादी हुई थी इस जगह के लिए इसका दिल ना लगता। इसने कई बार अपनी बीवी से कहा था, मगर वो वहाँ आकर रहने के लिए तैयार ना हुई थी, क्योंकि वहाँ बच्चे को संभालने में उसको अपनी माँ का सपोर्ट था, और दूसरी बात उसको जंगल के बीचों बीच अकेले रहने से डर लगता था। मगर वो नहीं जानती थी उसका ये फैसला उसका कितना बड़ा नुकसान करने वाला है। हसन की शादी को 3 साल हो चुके थे। उसका एक 2 साल का प्यारा सा बेटा था इरहम, और वो अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था। पहले तो वो हफ्ते बाद घर चक्कर लगा लेता था, मगर काम ज़्यादा था, जिसकी वजह से 20-20 दिन गुजर जाते वो बीवी और बेटे की सूरत तक न देख सकता था। और इस दफ़ा तो पूरा महीना होने को था। उसकी ज़िंदगी में घर का सुकून जैसे रहा ही नहीं, बस काम काम और काम। उसकी आंखों में थकावट दिखने लगी थी, मगर रिदा इसकी तकलीफ समझ नहीं पा रही थी। आज वो किसी काम से शहर गया था, और जब वो शहर से वापस जंगल की तरफ आ रहा था तो इसे काफ़ी देर हो गई थी। रात के कोई 2 बजे का वक्त होगा। गहरा सन्नाटा दूर दूर तक फैला था। आज चांद नहीं था, अंधेरा बहुत गहरा था। उसकी गाड़ी की लाइट्स के अलावा दूर दूर तक कोई रोशनी ना थी। हसन आराम से अपना सफ़र तय कर रहा था और अपनी ही किसी सोच में गुम था कि अचानक इसकी गाड़ी बंद हो गई। वो गाड़ी से उतरा तो यह हवाओं के झोंके उसे छू कर गुजरने लगे। ठंड काफ़ी बढ़ गई थी। रास्ता अब भी काफ़ी बाकी था। वो गाड़ी में हुई खराबी चेक करने लगा तो अचानक ही किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पलट कर देखा तो वो एक दोशीज़ा खड़ी थी। दूधिया रंगत, दराज कद, भरपूर जिस्म, लंबे स्याह बाल। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, और सबसे ज़्यादा खूबसूरत उसकी स्याह बड़ी बड़ी आंखें थीं। उनमें एक खुमार सा था। लड़की के होंठ के नीचे एक काला तिल था जो इसके हुस्न को मजीद निखार रहा था। उसके बाल खुले थे, मगर हसन इन मर्दों में से ना था जिनको हुस्न पिघला दे। दिल ही दिल में इसके हुस्न का कायल ज़रूर हुआ, मगर इसे अपनी बीवी ही सबसे हसीन लगती थी। ये इसकी वफा और मोहब्बत थी। जी, वो बोला, जिस पर वो कुछ न बोली, बस बड़ी बड़ी आंखों से उसे तकती रही। आप रात के इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं अकेली? हसन ने उसकी मदद करनी चाहिए। मैं घर छोड़कर आई हूँ, कोई ठिकाना नहीं है मेरा। वो बोली। इसकी आवाज़ सहर अंगेज थी। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? कैसी मदद? एक रात मुझे पनाह दे दो, कल मैं कोई ठिकाना ढूंढ लूँगी। हसन इस पल यही सोचा कि इस वीरान जगह जवान लड़की को अकेला छोड़ना गलत होगा। तब ही वो बिना उस पर निगाह डाले बोला, ठीक है, आप गाड़ी में बैठ जाएं, और गाड़ी ठीक करने लगा। वो चलते हुए गाड़ी में जा बैठी। उसने पायल पहन रखी थी जो कि हसन की पसंद थी। उसने कई बार रिदा से कहा और इसको तोहफे में पायल दी भी, मगर रिदा को पसंद ना था। हसन ने नज़रअंदाज किया और अपने काम में मगन रहा। आसमान को काले बादलों ने घेर रखा था, और फिर वही हुआ जिसका हसन को डर था। तेज बारिश शुरू हो गई। सर्दी की बारिश थी और इलाका भी पहाड़ी था, और ऐसे इलाकों में ठंड टिका कर पड़ती है। हसन को अपना खून जमता हुआ महसूस होने लगा। गाड़ी अब तक ठीक ना हुई थी। वो चारों नाचार वापस गाड़ी में जा बैठा। वो पूरी तरह भीग चुका था। अब तो लगता है रात यहीं गुजारनी होगी, सुबह ही कोई मैकेनिक मिल सकता है, वो बोला। वो लड़की नरमी से बोली। हसन ने आस पास नज़र दौड़ाई तो इसे एक झोंपड़ी किस्म का कमरा नजर आया। दरअसल वो अकेला होता तो गाड़ी में भी सो जाता, मगर एक औरत उसके साथ जिसका उसे ख्याल करना था। आए मेरे साथ, ये जैकेट आप पहन लें, वहाँ बैठ जाते हैं।
गाड़ी में ठंड बहुत बढ़ जाएगी। वहाँ जगह खुश्क है, आग जलाने का कोई बंदोबस्त हो जाएगा। कुछ ही देर में वो लोग उस जगह मौजूद थे। हसन ने कुछ खुश्क लकड़ियाँ इकट्ठी करके आग जला ली थी। इस दौरान उस लड़की ने अपने बारे में सब कुछ बता दिया था कि उसका भाई किसी का कत्ल कर चुका था और ख़ुद सज़ा से बचने के लिए मुझे भी कत्ल कर देना चाहता था, ताकि उस कत्ल को गैरत के नाम पर किए जाने वाले कत्ल का रंग दे सके। मैं बड़ी मुश्किल से वहाँ से भाग कर आई हूँ, माँ बाप नहीं हैं। हसन संजीदगी से उसे सुनता रहा, फिर अपनी जेब से सिगरेट निकालकर होंठों के बीच रखी तो इसे अंदाज़ा हुआ सिगरेट तो भीग चुकी है। उसने गुस्से से सिगरेट ज़मीन पर फेंकी और पैर के नीचे मसल दी। इसे शिद्दत से तलब हो रही थी, मगर अब सब्र के अलावा कोई चारा भी ना था। काफ़ी देर खामोशी छाई रही। बादल गरजते तो यूं लगता जैसे छत पर गरज रहे हों। बिजली की चमक पल में रात को दिन में बदल देती थी और मूसलाधार बारिश यूं जारी थी जैसे कभी थमेगी ही नहीं। वो भीग कर और भी हसीन हो गई थी। ऐसे में हसन को इस लड़की की तरफ बेजा कशिश महसूस होने लगी। इसका दिल बुरी तरह उसकी तरफ खींचने लगा और फिर उसका नफ्स उसके काबू में ना रहा। सुबह हो चुकी थी। वो दोनों हसन के फार्म हाउस के लिए निकल चुके थे। सड़क पर धुंध फैली हुई थी। जंगल अपना हुस्न दिखा रहा था। मंजर बहुत दिलकश था और मौसम भी बहुत प्यारा। रात का तूफान थम चुका था, मगर हसन के अंदर एक तूफान बरपा था। इसे अपने वजूद से नफरत हो रही थी और रह रह कर रिदा के साथ बेवफाई का एहसास हो रहा था, मगर वो बाज़ाहिर खामोश था। कुछ दिन उस लड़की को अपने घर पर रखा। हसन खुद को इस लड़की का भी कसूरवार समझता था। इस दौरान उसने लड़की से कोई गैर ज़रूरी बात ना की और नज़र उठाकर उसकी तरफ देखता भी ना था। वो भी चुपचाप सी रहती। उसका नाम हया था। अब मज़ीद एक लड़की को बिना किसी रिश्ते के हसन ना रख सकता था। वैसे भी रिदा से बेवफाई होती जा रही थी, मगर जब भी वो जाने का कहता हया कुछ दिन और रहने के लिए मिन्नत करने लगती और वो मजबूर होकर रह जाता। आज बिरला आखिर हया जा रही थी। वो नहीं जानती थी कि वो कहाँ जाएगी, मगर उसे जाना था, क्योंकि हसन अब उसे साफ अल्फाज में बोल चुका था। जाने से कुछ देर पहले वो हसन के लिए चाय बना लाई और उसके बराबर में बैठ गई। हसन के सर में शदीद दर्द था। उसे इस वक्त चाय की ही तलब हो रही थी। वो शुक्रिया बोला और चाय पीने लगा। वो बागौर हसन के चेहरे को देख रही थी। परेशान क्यों है आप? उसकी बात पर हसन ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। वो ऐसी ही थी, हमेशा बिना कहे हसन की तकलीफ उसकी तलब समझ जाती थी और हसन हर बार ही हैरान रह जाता था। फिर कभी लौट कर नहीं आऊँगी, आप फिक्र ना करें। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, मगर मैं समझती हूँ, और वैसे भी वो गलती सिर्फ आपकी नहीं थी, मैं भी उसमें इतनी ही शरीक थी। वो नज़र झुका कर बोली। उसकी आंखें नम थी। आप खुद पर बोझ ना डालें, आपने कुछ गलत नहीं किया, और वैसे भी मैं बहुत अकेली थी। ज़िंदगी में अब मुझे सहारा मिल जाएगा, कोई ऐसा जो मेरा अपना होगा। वो खोई हुई सी बोली। मतलब? हसन समझा नहीं। मतलब मैं उम्मीद से हूँ, वो गर्दन झुका कर बोली। आंसू उसकी खूबसूरत आंखों को भगोने लगे। इस पल वो मज़ीद हसीन लगने लगी थी। ये सुनते ही हसन का दिमाग चकरा कर रह गया। उसके बाद दोनों के बीच कोई बात ना हुई। हसन उसे छोड़ने स्टेशन जा रहा था। गाड़ी वो बहुत तेज चला रहा था। वो बहुत ही सोचों का अंबार उसके दिमाग में था। परेशानी से उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। उसको रह रह कर रिदा की याद आ रही थी। अचानक उसने ब्रेक लगाई। हया हैरत से उसे देखने लगी। वो कुछ देर चुप रहा, फिर बिना उसकी तरफ देखते ही बोला, शादी करोगी मुझसे? वो नहीं जानता था उसके बोले जुमले ने हया को जैसे जीने का मकसद दे दिया हो। वो तो पहली मुलाकात में ही हसन से मोहब्बत करने लगी थी, मगर शर्म ने कभी इजहार करने ना दिया था। वो समझ ना सकी क्या बोले। अल्फाज साथ छोड़ गए हों जैसे। बोलो हया, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वो अब हया की आंखों में आंखें डालकर नरमी से बोला था। मैं अपनी औलाद को यूं रुलने की खातिर नहीं छोड़ सकता। हया जो एक पल को ये समझ बैठी थी कि शायद हसन भी वही सब महसूस कर रहा है जो वो कर रही है, अगले ही पल उसका ये भरम खाक में मिल चुका था। खैर, सिर्फ शादी भी उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। उसने गर्दन हिला दी।
जज्बात ऐसे उमड़ के आगे आए कि वो खुद को रोक ना सकी और फूट फूट कर रो दी। वो हसन के बारे में कुछ भी ना जानती थी। वो तो ये भी ना जानती थी कि वो शादीशुदा है और एक बच्चे का बाप है। हसन निकाह करके इसको वापस घर ले आया। उसने फार्म हाउस रखने का ही फैसला किया था। दर्द से उसका सर फटा जा रहा था। वो बेड पर दराज था और हया सामने चुपचाप बैठी थी। उसके दिल में उमंगों और ख्वाबों के समंदर ठाठे मार रहे थे। इसे वो मिल गया था जिसकी उसने तमन्ना की थी। वैसे भी ये तो हर लड़की का ख्वाब होता है कि एक खूबरू मोहब्बत करने और इज्जत देने वाला सच्चा इंसान उसका जीवन साथी बने। हया के चेहरे पर उदासी की जगह एक चमक ने ले ली थी। हसन ने फैसला किया कि वो हया को सच बता दे अभी। और इसने जैसे ही फ़ोन उठाया दूसरी तरफ से हया की कॉल खुद आ गई। सलाम दुआ के बाद इससे पहले हसन उसे सब बताता वो बोल पड़ी। उसने हसन को खुशखबरी दी कि आप एक बार फिर से बाबा बनने वाले हैं। तो वो खुशी से चहक रही थी। अब जल्दी से मेरे पास आ जाएं, मुझे आपकी ज़रूरत है। हसन तो गिंग होकर रह गया। इसमें हिम्मत ही ना हुई कुछ बोलने की। हेलो, आप सुन रहे हैं ना? रिदा बोली। हाँ ज़रूर, बस जल्दी आऊँगा। यह कहकर हसन ने फ़ोन बंद कर दिया। हया जो कुछ देर पहले अपने और हसन की आने वाली ज़िंदगी को लेकर तरह तरह के ख्वाब सजा रही थी, पल में सब चिकनाचूर हो गया। वो समझदार थी, हकीकत समझ गई, मगर उसने कोई सवाल ना किया। आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, आपके लिए चाय और दवा लेकर आती हूँ, वो बोलती हुई उठ खड़ी हुई और जाने लगी कि हसन ने उसका हाथ पकड़ा। हया बैठो, मेरी बात सुनो। वो बेहद मोहब्बत और नरमी से बोला और हया को अपने पास बिठा लिया। हसन ने इसको अपने बारे में सब कुछ बता दिया, जिस पर इसने मुस्कुरा कर हसन को तसल्ली दी कि सब ठीक हो जाएगा, आप फिक्र न करें। मैं खुद रिदा को यकीन दिलाऊंगी कि ये शादी एक समझौता है और कुछ नहीं है, और सच यही है। हसन को आप रिदा ही से मोहब्बत करते हैं, मैंने अभी भी आपकी आंखों में देखा है। मेरे लिए तो आप मोहसिन हैं कि मुझे अपनाया, आपने मेरे लिए यही काफ़ी किया। आपके नाम के साथ मेरा नाम जुड़ गया और मेरे बच्चे को उसके बाप का नाम मिल गया। मैं वादा करती हूँ कभी आप दोनों के बीच में नहीं आऊँगी। आप इन्हीं के साथ रहें, मेरे प्यार में कोई कमी नहीं आएगी। ये सब बोलकर तो जैसे हया ने हसन का आधा बोझ हल्का कर दिया था। कुछ दिन बाद हसन ने रिदा को सारी बात बता दी। रिदा को धक्का लगा। वो तो गुस्से से जैसे पागल हो गई। उसने पूरा घर सर पर उठा लिया, बहुत रोई, बहुत तड़पी। हसन ने हाथ जोड़कर उससे माफ़ी मांगी। दोनों रोते रहे, मगर रिदा के बस में ना था इतनी बड़ी तकलीफ़ को यूं भूल जाना। एक तो उस रात की गलती और फिर हसन ने इसे बीवी भी बना लिया और सारी ज़िंदगी साथ रखने वाला था। ये रिदा बर्दाश्त न कर सकी और घर छोड़कर चली गई। हसन उजड़ा उजड़ा सा रहने लगा। जहनी दबाव बहुत था। वो बस काम में मगन रहता। अपने बेटे और रिदा की याद इसे तड़पाती रहती थी और अपनी गलती का बोझ उसने हया से बात तक करना तर्क कर दिया था। दिन यूं ही गुजरते रहे। वो कई बार रिदा के घर जा चुका था, हर तरह से उसे माफ़ी मांगने की कोशिश की, मगर रिदा के लिए आसान ना था। एक शाम हसन की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। एक्सीडेंट इतना बुरा था कि उसकी जान मुश्किल से बची, मगर वो बिस्तर पर पड़ गया। रिदा को जब पता चला वो तकलीफ से तड़प उठी और फौरन अस्पताल जाने का फैसला किया, मगर अगले ही पल उसे हसन की बेवफाई याद आ गई। उसके कदम वहीं रुक गए थे। हसन घर आ चुका था। जितने दिन अस्पताल में रहा, हया जी जान से उसकी खिदमत में जुटी रही। दिन रात रोते रोते उसकी सेहत के लिए दुआ मांगती रहती। घर आ जाने के बाद वो और ज़्यादा खिदमत करने लगी। हसन अपने पैरों पर खड़ा होने के काबिल भी ना रहा था। खाना भी खुद ना खा सकता था। डॉक्टरों ने मशवरा दिया 24 घंटे ड्यूटी पर नर्स रखने का, मगर हया ने सारा जिम्मा अपने सर ले रखा था। वॉशरूम ले जाना, खाना खिलाना, नहलाना, यहाँ तक के दाढ़ी बनाना, हर एक काम में वो इसका सहारा बनी। और उसने कभी एक बार भी हसन को एहसास न होने दिया कि वो मुताज है। उसने खुद को हसन के वजूद का दूसरा हिस्सा बना लिया। वक्त यूं ही गुजरता गया, मगर हसन की सेहत पर ख़ास असर न पड़ा, जिसकी वजह से इसके एक दोस्त ने इसको दम करवाने का भी मशवरा दिया। और कुछ ही दिन बाद वो दोस्त अपने साथ एक बुज़ुर्ग को ले आया। उन बुज़ुर्ग को हसन के कमरे में बिठाया गया था। हया खाना बना रही थी। वो बुज़ुर्ग कुछ देर हसन के पास बैठे कुरानी आयात पढ़कर दम किया और कुछ देर आंखें बंद करके बैठ गए।
ان کے چہرے پر پسینہ دکھنے لگا۔ تو انہوں نے حسن کو کہا تمہاری دوسری بیوی کا تعلق جنات میں سے ہے، وہ انسان نہیں ہے، جنات کے قبیلے کی ہے، وہ جو تم سے عشق کر بیٹھی اور تمہاری زندگی میں شامل ہو گئی۔ بزرگ بولے۔ حسن حیران رہ گیا، اسے تو یقین ہی نہ ہو رہا تھا۔ تب ہی اس کو یقین دلانے کی خاطر بزرگ بولے کبھی بہانے سے اپنی بیوی کو آگ سے جلا کر دیکھنا، اس پر آگ اثر نہیں کرے گی کیونکہ وہ ناری مخلوق ہے۔ یہ بول کر بزرگ اٹھ کر چل دیے۔ ان کے ذکر کا وقت ہو چلا تھا اور ان کے جانے کے بعد حسن بہت دیر سوچتا رہا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر اس نے فیصلہ کیا حیا کو موم بتی سے جلا کر اپنی تسلی کر لے گا۔ اس کا دل تو بالکل نہیں مان رہا تھا حیا کو یوں تکلیف دینے کا، مگر ایک بہت بڑی حقیقت تھی جس سے پردہ اٹھانا بھی ضروری تھا۔ پھر اس نے یہی کیا۔ جب حیا اس کو کھانا کھلا رہی تھی تو اس نے اپنے لائٹر کی مدد سے بہانے سے اس کا ہاتھ جلایا، مگر اس کو آنچ تک نہ آئی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ حسن کے اوسان خطا ہو گئے۔ سنو حیا، وہ بولا، جس پر حیا نے اس کی طرف دیکھا جیسے جانتی ہو وہ کیا سوال کرے گا۔ کیا تم ہم انسانوں میں سے نہیں؟ وہ دو ٹوک بولا، جس پر حیا اٹھ کر کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہوئی جو لان میں کھلتی تھی۔ نہیں، میں جانتی ہوں کہ میری غلطی ہے، میں نے آپ کو دھوکے میں رکھا، مگر آپ کو کھونے سے ڈرتی ہوں۔ اس کے بعد دونوں میں کوئی بات نہ ہوئی۔ وقت گزرتا رہا، زندگی کے کچھ دن اور یوں ہی گزر گئے۔ حسن کے دوست اسد کو بزرگ نے بتایا کہ وہ کسی کو کوئی نقصان نہیں دے گی، خاص کر حسن یا اس کے گھر والوں کو تو بالکل نہیں۔ اسد نے بزرگ سے کہا کہ اس کا قصہ ختم کر ڈالیں، مگر بزرگ نے اس معاملے سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور کہا یہ معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب اسد نے ردا کو اس کے گھر جا کر تمام صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ وہ ششدرا رہ گئی، اس کو اپنے کانوں پر یقین نہ ہو رہا تھا کہ یہ کیا ہو گیا۔ اسد، یہ میں نے کیا کر دیا؟ حسن کو اس مشکل میں اکیلا چھوڑ دیا، وہ میرے حسن کو لے جائے گی۔ اس نے میرے حسن کو اپنے قبضے میں لے رکھا ہے، وہ ہم سب کو بھی مار ڈالے گی، یہ سب کیسے ممکن ہے؟ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ردا خوف سے کانپ اٹھی اور اپنے بچے کو سینے سے لگا لیا۔ فکر نہ کریں بھابھی، ہم اپنے حسن کو اس کے چنگل سے نکال کر لائیں گے۔ اسد نے جلد ہی کسی پیر سے بات کر کے اس کو معاملہ بتایا۔ اس پیر نے مدد کرنے کا وعدہ کیا اور بھاری وصول کی۔ اس نے چاند کی 14 تاریخ دے دی کہ اس رات اپنے دوست کو میرے آستانے لے کر آنا، اس سے پہلے ہم کچھ ضروری عمل کریں گے جس کا اثر تمہارے دوست پر ہوگا، مگر تم گھبرانا مت، یہ سب اس کی بھلائی کے لیے ہوگا۔ کچھ دن بعد اسد حسن کے پاس آیا۔ حسن اس دن بزرگ نے جو کہا اس کے بعد بھی تو اس چڑیل کے ساتھ کیسے؟ یار میری بات مان، چھوڑ دے اس کو، تو نے اس کی وجہ سے بھابھی اور احمر کو چھوڑ دیا۔ میں نے اسے نہیں، وہ مجھے چھوڑ گئی ہے یار، کتنی بار اس کے گھر کے چکر لگا چکا ہوں، اب تو اس کے والدین نے مجھے بے عزت کر کے گھر سے جانے کا کہہ دیا۔ میں اس سے زیادہ اور ذلیل نہیں ہو سکتا، کیا کروں؟ ہر کوشش کر لی اس کو منانے کی۔ تو نہیں جانتا اسد، میں ردا سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ حیا مجبوری میں لیا گیا ایک فیصلہ ہے اور ردا میری محبت ہے، مگر افسوس وہ یہ سمجھ نہ سکی۔ میں نے بھابھی کو منا لیا ہے، وہ مان گئی ہیں، اسد نے خوشخبری سنائی۔ مگر حسن خاموش بیٹھا رہا۔ اچھی بات ہے، بس اتنا ہی بول پایا۔ اس کے دل میں ردا سے شکوہ بیٹھ چکا تھا کہ جب زندگی اور موت کے بیچ جھول رہا تھا اور محتاج ہو کر بستر پر پڑ گیا تھا، تب بھی اس نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا۔ مگر یہ بول کر وہ ردا کی تعظیم کم نہ کرنا چاہتا تھا، وہ چپ رہا۔ سن، تجھ پر کالا سایہ ہو گیا ہے، جانتا ہے اس سب کی وجہ حیا ہے، مجھے اس بزرگ نے بتایا۔ اور اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتا حسن بول پڑا، اسد یار مجھے میرے حال پر چھوڑ دے اور حیا کا نام مت لے، وہ میری بیوی ہے اور رہے گی، اب مجھ سے اس موضوع پر بات مت کرنا۔ کچھ دن اور گزر گئے۔ 14 تاریخ قریب ہوتی جا رہی تھی اور حسن کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اس کا رنگ زرد پڑ چکا تھا، آنکھیں سرخ، بولنا چھوڑ دیا تھا اس نے۔ یہ سب اس عمل کی وجہ سے ہو رہا تھا جو وہ پیر حیا کو قابو کرنے کی خاطر کر رہا تھا۔ پھر 14 تاریخ بھی آ گئی۔ اب پیر نے اسد کو کہا اپنے دوست کو لے کر آؤ، مگر حسن کی حالت ایسی تھی ہی نہ کہ وہ کہیں جا سکتا۔ اس دوران ردا اس سے ملنے کئی بار آ چکی تھی، مگر حسن کی حالت دیکھ کر بہت روئی۔ حسن اب اس قابل ہی نہ رہا تھا کہ کوئی بات کر سکتا، جبکہ حیا اس کا بہت خیال رکھ رہی تھی، دن رات اس سے باتیں کرتی رہتی۔ کسی طرح سے حسن کچھ بول لے مگر سب بیکار۔ خیر، حسن کی حالت دیکھتے ہوئے پیر خود ہی اس کے گھر آ گیا۔ ابھی اس نے عمل شروع نہ کیا کہ حیا کو بچے کی ولادت کا درد شروع ہو گیا۔
वो बुरी तरह चीखने तड़पने लगी। वो दूसरे कमरे में थी और हसन दूसरे। हसन के कानों में उसकी आवाज़ पड़ी, बहुत दर्द से चिल्ला रही वो, मगर हसन उठ ना पा रहा था। वो लाख कोशिश करता रहा मगर सब बेकार। दूसरी तरफ पीर ने हया के खिलाफ अमल शुरू कर दिया। वो जो पहले ही तकलीफ से तड़प रही थी, अब उसकी चीखें आसमान से बातें करने लगी। रात का वक्त था, 14वीं का चांद आसमान पर चमक रहा था। वो पीर बाबा अपने काम में मशगूल रहा। असद बैठा सब देख रहा था और अपने दोस्त की सेहत के लिए दुआ कर रहा था। पीर बाबा के अमल से हया उसके हिसार में आ गई। वो इस कमरे में पड़ी तड़प रही थी, उसका बदन जगह जगह से जलने लगा। हसन मसलसल उसकी आवाज़ सुन रहा था। वो अपनी पूरी कुव्वत जमा करके उठा और लड़खड़ाता गिरता पिटता इसके पास जा पहुंचा। हया, वो बेचैनी से हया के पास आया और इसका सर अपनी गोद में रखा। उसको देखकर इसकी तकलीफ के बावजूद भी हया के चेहरे पर अजीब सा इत्मीनान आ गया। वो खुद को महफूज महसूस करने लगी। हसन की मौजूदगी से हसन ने उसके हाथ अपने हाथों में थाम लिए। कुछ देर बाद हया ने एक खूबसूरत बेटे को जन्म दिया। हसन की आंखों में आंसू थे। उसने अपने बेटे को बाहों में उठा लिया और दूसरे हाथ से हया को थाम रखा था। हया कुछ बोलने लगी जो ऐसी ज़बान थी जिसको समझने से हसन कादिर था। वो सवालिया अंदाज से उसे देखने लगा। मैं जा रही हूँ हसन, मगर अपनी मोहब्बत की ये निशानी हमेशा के लिए छोड़े जा रही हूँ। मैं सरकश हुई जिसकी मुझे सज़ा मिली, मगर मेरी गलती की सज़ा मेरे बच्चे को ना मिलने देना। ये बोलते हुए उसने बच्चे को चूमा और उसका बहुत ख्याल रखना। ये हया के आखिरी अल्फाज थे। फिर वो जलस होकर हवा में तहलील हो गई। हसन काफ़ी देर साकत बैठा रहा। असद दौड़कर उसके पास आया और उसे गले लगा लिया और उसे अपने साथ उसके शहर वाले घर ले गया। हसन अब भी ढीला था। अगले ही दिन हसन के एक और बेटा इस दुनिया में आ गया। वो भी बहुत खूबसूरत था। हसन की तबीयत नासाज होते हुए भी वो अपने बेटे को देखने अस्पताल गया तो उसने अपने बेटे को गोद में लिया और प्यार किया। रिदा लेटी उसे देखकर मुस्कुरा रही थी और उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। हसन से ज़्यादा देर खड़ा ना रहा गया। वो सोफे पर बैठ गया। कैसे हैं? वो रुआनसी होकर बोली। तुम्हें फ़र्क पड़ता है? वो बोला। हसन की आवाज़ में दर्द था। क्या हम सब कुछ भुलाकर एक नई शुरुआत नहीं कर सकते? वो रोते हुए बोली। उसकी तबीयत भी ठीक ना थी। तभी हसन ने उसे परेशान ना करना चाहा। वो कुछ देर तो खामोश बैठा, ज़मीन को घूरता रहा, फिर उठकर रिदा के पहलू में आ बैठा और नरमी से रिदा के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। ठीक है, मगर क्या तुम मेरा एक मान रखोगी? मेरे इस बेटे को भी अपने सगे बेटों की तरह पालोगी, इसकी माँ बनोगी? जिस पर रिदा सिसक कर रो पड़ी और हामी भरते हुए हसन के गले लग गई। हसन ने भी उसको सीने से लगा लिया और इसके साथ कहानी ख़त्म हुई। तो नाज़रीन, कैसी लगी हमारी कहानी? अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट्स में बताइएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नाज़िर हो। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। सपुर्द खुदा।